नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के गद्य भाग का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्पीति में बारिश। ठीक है, और इसका ये दूसरा भाग है। आधा चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो आइए शुरू करते हैं आगे। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। तो उत्तर में क्या है? 12 लाचा श्रेणियां, 12 लाचा श्रेणियां। ठीक है, उत्तर में। उसके बाद में लिखा है कि 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। ठीक है ना, तो इनकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 16,500 फीट। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, उत्तर में यह है, दक्षिण में है माने श्रेणी, माने श्रेणी। ठीक है, उत्तर में 12 लाचा, दक्षिण में माने श्रेणी। इस माने का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। बौद्धों का जो एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। ठीक है, ये जो बौद्धों का एक जो मंत्र है, ठीक है, ये बौद्धों का जो एक मंत्र है, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। ये बौद्धों का मंत्र है और इस मंत्र को माने भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। ये जो बौद्धों का जो मंत्र है, इसी के नाम पर शायद इस माने श्रेणी का नाम रखा गया होगा। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, सरल है। ठीक है ना, यहाँ बौद्ध लोगों ने इस माने मंत्र का जाप किया होगा, इसलिए इस श्रेणी का नाम माने श्रेणी हुआ होगा और होना भी चाहिए। इंपीरियल गजेटियर एक प्रकार का ग्रंथ है। इंपीरियल गजेटियर, इंपीरियल गजेटियर। ठीक है, एक प्रकार का शब्दकोश कह सकते हैं। ठीक है ना, इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। 21,646 फीट। ठीक है, यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, कहीं से हो सकता है कि वो ज्यादा हो, कहीं से कम हो। इनमें से जो छोटी छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 70,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर। तो ये जो है वो मध्य हिमालय है और इसमें स्पीति स्थित है। स्पीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीति कहां पर है? मध्य हिमालय में स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है, बड़ा हिमालय, विशाल हिमालय दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची भी हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर दिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। यानी इतनी ऊंचाइयां, ठीक ना, जिस पर मनुष्य सहज रूप में नहीं चढ़ सकता है, वो एक प्रकार से अपने मौत को अपने गले लगाना होता है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। ठीक है, मान मर्दन करना, मान का मर्दन करना। मान मर्दन करना मतलब ये जो अभिमान है, अभिमान को चूर चूर करना, अभिमान को तोड़ना, अभिमान को तोड़ना। ठीक है ना, तो पर्वतों को भी इतना अभिमान है, गर्व है कि हम इतने ऊंचे हैं। लेकिन कभी कभी जो जिद्दी कुछ मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं,
वो भी इन पर्वत श्रेणियों पर, ऊंची पर्वत श्रेणियों पर चढ़ते हैं, ठीक है ना। और तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार उन पर्वतों का मान मर्दन करते हैं, अर्थात उन पर्वतों के गुरूर को भी, घमंड को भी तोड़ देते हैं, यानी कि हम आपके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां यहां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, अपने अहंकार को, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में अगर कोई काम कर रहा है तो अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। लेखक कहता है कि बहुत से लोग यहां आए, देखें इस स्थान को, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। ऐसा जो आनंद है, यानी इन साहसिक कार्य, एडवेंचरस कार्य जो होंगे वो कौन कर सकता है, एक युवक ही कर सकता है, जवान व्यक्ति ही कर सकता है। क्यों, क्योंकि जवानी में कहा गया कि साहस और कुव्वत, कुव्वत का मतलब है बल या शक्ति, कुव्वत का मतलब है बल, और वो किस में होता है, युवावस्था में ही मनुष्य को प्राप्त होता है। उसी समय इस प्रकार के कठिन कार्य को किया जा सकता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। यानी यहां बहुत से साधुओं ने, बौद्ध जो भिक्षु हैं, बौद्ध साधु हैं, उनको क्या कहा गया, लामा। तो वो जो लामा है उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की होगी, बहुत मंत्र बोले होंगे, तो उन मंत्रों के जाप से शायद ये घाटियां, ये चोटियां क्या हो गई हैं, उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किल्लोल करें, यहां पर उदासीनता छा गई है, एक निराश्य छा गया है। तो यहाँ पर कौन आए, युवा लोग यहाँ पर आए, मौज मस्ती करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, किल्लोल करें, तो यह भी हर्षित हो। ये घाटी, ये श्रेणियां कैसी हो जाएंगी, ये भी प्रसन्न लगने लगेंगी। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। इस आर्तनाद का मतलब है दयनीय स्वर, ठीक है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। तो यहां स्पीति के बारे में बताया गया है, और स्पीति में क्या होता है, दो ऋतुएं ही है, ठीक है ना, 5 या 6 ऋतुएं नहीं, बल्कि 2 ही ऋतुएं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। षड ऋतुएं मतलब 6 ऋतुएं होती है, लेकिन यहां केवल 2 ही हैं। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहां जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम वसंत ऋतु है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु। यहां वसंत ऋतु मतलब ना तो गर्मी ना ही सर्दी, अच्छा मौसम, ठीक है। जनवरी में, ठीक है, अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है। 4 महीने वसंत ऋतु और बाकी के 8 महीने सर्दी की ऋतु। ना तो गर्मी वहां आती है, ना वर्षा आती है, ना हेमंत ऋतु, ना शिशिर ऋतु, ना पतझड़ ऋतु। बाकी की कई ऋतु वहां पर नहीं है। 4 महीने वसंत ऋतु और 8 महीने सर्दी की ऋतु, ठीक है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। औसत का मतलब एवरेज होता है, एवरेज से कोई पता नहीं चलता। यानी जो मिनिमम टेम्परेचर होगा या मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, कितना जा सकता है पता नहीं। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहां फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है जो कि मैदानों में होती है। उस प्रकार के वह फूल वहां नहीं खिलते क्योंकि ठंड है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहां ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। किसकी बात हो रही है, स्पीति की बात हो रही है।
नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती है, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है, कांटे की तरह है। ठीक है ना, जो हमारा खून होगा, ब्लड होगा, वो एक तरीके से जमने लगेगा और वो दर्द करने लगेगा। ठीक है, स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहां बरखा बहार नहीं है। बरखा मतलब बारिश नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहां वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु या ऋतुओं का वर्णन किया है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि कालिदास को अपने ऋतु संहार में ऋतु का संहार कर देना पड़ेगा। इस ऋतु को, वर्षा ऋतु को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु होती ही नहीं है। कहां पर? स्पीति में। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? कालिदास ने वर्षा ऋतु का बहुत अच्छा वर्णन किया। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। क्या लिखा है उन्होंने कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस। पावस मतलब वर्षा ऋतु किसका प्रिय है? कामी लोगों का, जो काम प्रिय हैं। ठीक है ना, जो सुंदरता सौंदर्य को प्रिय हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जो प्रिय वर्षा ऋतु है, राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। किसने लिखा है ये? कालिदास ने लिखा है। किसके लिए? वर्षा ऋतु के लिए। यह पावस यहां नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, वहां मिल सकती है, विंध्याचल पर्वत पर। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इनका लालित्य, लालित्य मतलब सुंदरता, लाहुल स्पीति के नर नारी समझ ही पाएंगे या नहीं। लाहुल स्पीति में जो लोग रहते हैं वो वर्षा ऋतु के सौंदर्य को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां वर्षा ऋतु होती ही नहीं है। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। तो ऐसा ये सब प्रकृति में लीलाएं होती हैं। इनके बारे में लाहुल स्पीति के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वहां वर्षा ऋतु नहीं होती। अगर कालिदास यहां आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली और पेड़ की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को क्या कहा गया है कि बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली और स्त्रियों का जी प्रसन्न करने वाली और पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी है वो, और सभी जीवों का प्राण है वो। कौन? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे। साध मतलब इच्छाएं पूरी करे। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है। ये सभी की इच्छाएं पूरी करने वाली जो वर्षा ऋतु है, तो इस वर्षा ऋतु के बारे में लाहुल स्पीति के लोग पूछेंगे कि ये वर्षा होता क्या है, वर्षा ऋतु कौन सा देवता है, ये कहां रहता है, यहां क्यों नहीं आता ये देवता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहां मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या मतलब बांझ रहती है, वहां उपजाऊ जमीन नहीं है या कुछ उगता नहीं है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? जौ, गेहूं, मटर और सरसों। जौ, गेहूं, मटर और सरसों। अब ये जो है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का यहां होता है। ठीक है, तो मुख्य फसलें ये है। इनमें भी जो प्रमुख है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। पहाड़ों से नाले आ रहे हैं या उन पर बनाए हुए कूल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं।
स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता, बहकर निकल जाता है वो। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। उलीचने का मतलब है ऊपर फेंकना, यानी वो ऊपर स्थान पर है स्पीति और वहां ऊपर तक जल नहीं है, तो जल है नीचे और नीचे से उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा। नीचे से जल को ऊपर ऊंचाई पर फेंकना पड़ेगा, उसको कहते हैं उलीचना, यानी खड्डे में से ऊपर फेंकना, वो उलीचना कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर खेती तो हो सकती है लेकिन वो पानी को वहां उलीचना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, फसल जो ये मुख्य है, फल कोई भी नहीं है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी भी नहीं होती। तो सब्जी कौन सी है? मटर और सरसों। ये सब्जी हो गई मटर और सरसों, ये दो अनाज हो गए, जौ और गेहूं। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। पेड़ क्यों नहीं होते? एक तो यहाँ कहा गया है ऊंचाई ज्यादा है, वायुमंडल के दबाव में कमी है, ठंड अधिक है, वर्षा की कमी है, इसलिए पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। ये जो स्पीति नामक जो स्थान है वो कैसा है? वीरान, पेड़ पौधे नहीं है, केवल बर्फ है। वर्षा यहाँ एक घटना है। एक घटना मतलब अचानक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। यह एक सुखद संयोग है, कोइंसिडेंस, हो भी सकता है, और जब होगा तो बहुत ही अच्छा वो दृश्य बन जाएगा, क्योंकि एक जो चीज हमने देखी नहीं होगी उसके प्रति हमारी जो है वो भावना अलग होगी। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, आवाज आ रही थी पीछे से। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? रात को कौन आ रहा है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। तेज हवा आ रही है, बर्फ की हवा, और वो क्या करने लगी, उस हवा से हमें दर्द होने लगा, ठंडी हवा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, मैंने वो खिड़की बंद कर दी। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। और उस समय लेखक ने कहा है कि जब हम वहां देखने गए थे तो उस समय बारिश भी हुई थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, केवल सुन रहा था। बारिश की आवाज आ रही थी, मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि खिड़की खोलती तो ठंडी हवा आ रही थी। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी जैसे नगाड़े पर आवाज पड़ रही हो, धम धम। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। दुंग छेन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और उस वाद्य यंत्र को बाहर रखा हुआ था, उसमें से हवा जाने पर उसमें से स्वर उत्पन्न हो रहा था। तो दुंग छेन का मतलब है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। दुंग छेन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि हवा चलने से अपने आप बज रहा था। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। और किस प्रकार की आवाज आ रही थी? शंख के समान आवाज आ रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। ये एक सुखद संयोग था। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, क्योंकि रात को बारिश हुई थी। कुछ देर मैंने उसको महसूस किया, फिर लेखक सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं और जो कभी होता नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही रेयर केस में यहाँ होती है बारिश, तो वो हुआ और हमारी यात्रा इसलिए शुभ कही जाएगी। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा यहाँ पर स्पीति नामक जो स्थान है, ठीक है, स्पीति जो हिमालय पर स्थित है, ठंडा प्रदेश है, उसके बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसके वायुमंडल जलवायु के बारे में इस चैप्टर में लेखक ने बताया है। धन्यवाद।